बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हिमाचल प्रदेश इस समय कोरोना की दूसरी लहर और ब्लैक फंगस के कहर की दोहरी मार झेल रहा है। रोजाना इस महामारी से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिया है। साथ ही हाल ही में हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह कि क्या हिमाचल प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 31 मई के बाद अनलॉक पर विचार होगा। आर्थिक गतिविधियों को लेकर अब ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि शायद 31 मई के बाद अगर इसी तरह से कोरोना की पॉजिटिविटी रेट प्रदेश में कम होती रही तो फिर प्रदेश में अनलॉक की स्थिति आएगी और रियायती सहूलतें बढ़ाई जा सकती हैं जनता के लिए। खास तौर पर जिस तरह से लगातार सख्ती है, इसके बाद अब अनलॉक की तरफ क्या केसेस कम होने के बाद फैसला लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल। चलिए बड़े सवालों से आपको रूबरू करा दें। सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमाचल अनलॉक की तरफ अब बढ़ने लगा है? क्या चरणबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है? और क्या लोगों को अभी भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है, जिस पर लगातार प्रदेश की सरकार, विपक्ष है कि लोग जागरूक रहें, ये सतर्कता आगे भी दिखानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिस तरह से केसेस कम हुए हैं प्रदेश में अनलॉक की स्थिति आने वाली है? जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी संकेत दिए कि राज्य सरकार 31 मई के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या 1 जून के बाद प्रदेश में अनलॉक की स्थिति होगी? क्या जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं इसके बाद रियायतों को बढ़ाया जाएगा, पाबंदियों को कम किया जाएगा? लेकिन इसमें जनता का सहयोग कितना बड़ा हो सकता है, जागरूकता कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, जागरूकता वाला जो पहलू है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता उमेश दत्त जी जुड़ चुके हैं, इंडिया न्यूज पंजाब के संपादक दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। दिनेश जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या फिलहाल ये स्थिति है कि अब अनलॉक पर विचार किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी चुनौतियां प्रदेश के सामने कई सारी हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये कहा है कि अगर इन्फेक्शन जो है, अगर केसेस जो हैं वो कम होते हैं तो 31 मई के बाद जो है सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ सकती है और कुछ चरणबद्ध तरीके से जो है इस पर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है लगातार मुख्यमंत्री हो या दूसरे सरकार के जो नुमाइंदे हो उनसे अपनी बात कर रहा है, अपनी गुहार लगा रहा है कि जो बाकी दुकानें हैं उनको भी खोलने की अनुमति दी जाए। तो इसके बाद मुख्यमंत्री ने ये साफ किया कि अगर इन्फेक्शन जो है, अगर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम होते हैं राज्य में, तब चरणबद्ध तरीके से जो है सरकार इस पर सोच सकती है। इस बात से दीपक जी आप कितने सहमत हैं? विपक्ष इसमें कहां खड़ा होता है? जिस तरह से व्यापारियों को दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से, उसके बाद केसेस भी अब फिलहाल कम है, तो क्या ऐसे में अनलॉक की स्थिति की तरफ बढ़ना चाहिए? और अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो विपक्ष क्या सहयोग करेगा इसमें? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है। मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि 4 दिन बाद अगर केसेस कम होते हैं, वर्तमान आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें ऐसी संभावना नहीं है कि एकदम से बहुत कम हो जाएंगे। ईश्वर करे कि ये जल्दी से जल्दी जो है वो कम हो, लेकिन जिस ढंग से ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा नजर नहीं आता है कि एकदम कम हो जाएंगे। लेकिन ये भी ठीक है कि व्यापारी वर्ग को भी समस्या है, जनता को भी समस्या है। ये संवेदनशील मामला है। इसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार इसके बारे में गहनता के साथ विचार करे और खासकर एकदम से खोलने की जगह आवश्यकता इस बात की है कि व्यापारियों को समस्याएं हैं और लोगों को, कई वर्गों को समस्या है जो पीड़ित वर्ग हैं। बेहतर ये होगा, हमारा सुझाव तो ये है कि सरकार इन जो वर्ग हैं,
चाहे व्यापारी हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे युवा हैं, चाहे छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग है, इन सब के लिए कोई ना कोई राहत पैकेज इस ढंग का दे ताकि आगे भी अगर थोड़ा बढ़ाना पड़े तो उस पैकेज से उसकी भरपाई हो सके। मात्र आप इसको अगर बढ़ाने या घटाने पे बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धर के तो उससे बात बनने वाली नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको घटाने बढ़ाने की जगह आवश्यक है कि आप वैक्सीन और टेस्टिंग इन दोनों को किस तरह से हम कम से कम 70% आबादी की तरफ ले जाएं। वर्तमान जो सरकार की रफ्तार है वो बहुत कम है। इस रफ्तार से तो ये 2.5-3 साल लग जाएंगे। इसलिए वैक्सीन का लगना बहुत जरूरी है, टेस्टिंग का होना बहुत जरूरी है, पैकेज बहुत जरूरी है इन सब वर्गों को। ठीक है उमेश जी, आपकी बातों पर उमेश जी आपकी बातों से कितने सहमत हैं? दीपक जी इनका जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, विपक्ष का ये कहना है कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि अनलॉक किया जाए, अनलॉक के फेज में हम जाएं, और ऐसे में पैकेज की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर कई सारी चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित है, इस वजह से बहुत ज्यादा दिन तक ये पाबंदियां नहीं रहेंगी। ऐसे में जनता के जहन में सवाल यही कि क्या कोरोना कर्फ्यू बढ़ेगा या फिर अब रियायतें दी जाएंगी 1 तारीख से? उमेश जी। उमेश जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? सर शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं। मेरी आवाज आप तक जी आ रही जी है? उमेश जी, अब कहिए, आपकी आवाज अब आ रही है। देखिए, मैं दिनेश शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो संकेत दिया है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और जिस तरह से संक्रमण दर बढ़ी थी वो धीरे धीरे जो कम हो रही है वो अगर कम होती हुई दिखाई देती है तब अनलॉक की तरफ को बढ़ा जा सकता है, ऐसा व्यापार मंडल की बैठक में उन्होंने कहा है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि हमें व्यापारियों की भी चिंता है। जो 6 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में दुकानदारी से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनकी चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ आज जो महत्वपूर्ण विषय जो इस प्रदेश में बना हुआ है वो किस तरह से संक्रमण दर जो है वो कम हो, किस तरह से जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अच्छी दी जा सके और जो डेथ रेट है वो किस तरह से कम हो, इस पर जो है वो गहन विचार सरकार कर रही है। तो संभवतः हम ये कह सकते हैं कि अगर परिस्थितियां ठीक होती हैं तो धीरे धीरे हम इस तरफ को बढ़ सकते हैं। आज भी अगर हम देखें तो एसेंशियल यूज की जो आइटम्स हैं उसकी दुकानें 3 घंटे सभी जिलों में खुल रही हैं। तो इस तरह का एक वर्ग जो है वो आज उस प्रोसेस में लगा हुआ है। लेकिन अगर संक्रमण की दर कम होती है, थोड़ा वातावरण ठीक होता है, तो संभवतः आगे आने वाले समय में बंद रखना कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। तो सरकार मुझे लगता है कि विचार करके ही, एक्सपर्ट्स की राय लेके ही और पिछले अनुभवों के बेस पर ही जो है वो आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा कहना है। अश्वनी जी से सवाल ले लेते हैं। आयुष, अश्वनी जी, आपका क्या मानना है कि सरकार को क्या अनलॉक की तरफ बढ़ना चाहिए? ये माना जा रहा है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती है तब सरकार जो है अनलॉक की तरफ आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल दिनेश जी, आपने जिस तरह से आपने पहले वक्तव्य में कहा है, मुख्यमंत्री की 2-3 चीजें बहुत अंडरलाइनिंग है। एक है कि इन्फेक्शन रेट, केसेस कम होते हैं और उस स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। ये भी बात ठीक है कि व्यापारियों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो एसेंशियल चीजें हैं वो तो ओपन है, शॉप्स ओपन है, बट नॉन एसेंशियल भी कुछ चीजें हैं, उनका प्रेशर है। जैसे कि कुछ स्टेट्स में, जैसे बॉम्बे में कुछ अनलॉकिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि हिमाचल में भी उस दिशा में बढ़ना जरूरी है, लेकिन विद लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। उसमें हमें सावधानियां बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि हिमाचल में जो इन्फेक्शन है वो गांव तक पहुंच गया है, गांव में परिवारों में पहुंच गया है
और जब तक ये इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक डर बना हुआ है। इसलिए हमारा एज ए जर्नलिस्ट यही मानना है कि ठीक है अनलॉक आप करें, लेकिन अनलॉक बिल्कुल एकदम नहीं होना चाहिए। अनलॉक आप फेज मैनर पे करें, उसकी टाइमिंग रखें कि हफ्ते में 2 दिन खुली रहनी है शॉप्स या 3 दिन रहनी है। जिस जगह पे ज्यादा है उस जगह रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो इस तरह के ये मार्क करें। अभी भी प्रॉब्लम बहुत है और ये इन्फेक्शन जो है ये काफी बढ़ चुका है। जब तक ये इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया जाएगा, अब ये जैसे ना जब शॉप्स खुलेंगी तो कुछ लापरवाही जरूर होंगी, इसलिए हर जगह पुलिस भी नहीं रह सकती है, इन्फोर्समेंट भी उस तरह का नहीं होगा। जब तक हमारा कंडक्ट अपने आप हम उसको तैयार नहीं करेंगे तब तक ये नहीं है होगा। और हमें सावधानियां हमें अपने आप पे लागू करनी है। और मुख्यमंत्री ने एक बहुत सीधी लाइन के अगर इन्फेक्शन कम होता है और फेज मैनर में हम उसको कम करेंगे। लेकिन जो कल की फिगर्स में देख रहा था उसमें अभी भी फैटेलिटी केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी ये चिंता की बात है। जी, हिमाचल के लिहाज से डॉक्टर शशिकांत शर्मा, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये बहुत जरूरी है। इससे ये कहा जाए कि अनलॉक की तरफ बढ़े, टेस्टिंग होनी चाहिए, वैक्सीनेशन बढ़नी चाहिए। देखिए दिनेश जी, मेरी राय में अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि जैसे आप 2019 दिसंबर 2019 में ये शुरू हुआ था और चीन से ये शुरू हुआ, धीरे फरवरी और मार्च के बाद भारत में इसके केसेस आए। अब आप देखिए 19 के बाद पूरा 2020 गुजर गया, अब 2021 में भी आप मई महीने के अंत में हम आ चुके हैं। और ये प्रक्रिया पहले लॉक करना, फिर उसको अनलॉक करना, और फिर इस तरह की डिमांड आना कि व्यापारी वर्ग कह रहा है हमारी दुकानें खोल दो, और कुछ वर्ग कह रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, अगर आप इसका लॉन्ग रन में आंकलन करें तो आने वाले समय में इस समस्या का कोई समाधान पूरी दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी इसका ना तो प्रॉपर वैक्सीनेशन से इसका इलाज अभी पूरा तरह से संभव है, वैक्सीनेशन के बावजूद ये संक्रमण अभी तक बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन जहां हो रही है उन लोगों को भी संक्रमण आ रहा है और वो उसको आगे भी फैला रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे पहलू पर हम गौर कर रहे हैं कि ये अभी 1 तारीख से अनलॉक खोल दें या वो कर दें। अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखें तो मुझे तो लगता है कि अभी तक ये सालों साल कोरोना का वायरस बदले बदले रूप में आपको एक बहुत बड़े आक्रमण के तौर पे आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अगर 1 तारीख के हिसाब से इस पे देखें, मुझे लगता है अब सरकार को एक ऐसी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए, खासतौर पर हिमाचल सरकार अगर चाहे, क्योंकि एक छोटा प्रदेश है और छोटे प्रदेश में इस तरह की योजनाएं बनाना ज्यादा कारगर हो सकता है। अब सरकार को एक लॉन्ग रन की नीति बनानी चाहिए कि कोरोना के साथ रहने का एक किस तरह से लाइफस्टाइल आदमी जी सकता है, और उस सबको ध्यान में रखते हुए हम अब अपनी ऐसी नीतियां बनाएं कि कैसे हम अनलॉक करें धीरे धीरे। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि आप 1 जून को नहीं खोलेंगे तो 7 जून को आ जाएगा, 7 जून को नहीं आएगा 14 जून को आएगा, 14 नहीं आएगा 21 आएगा। ये 15-20 दिनों में इतनी बड़ी समस्या जो कि पूरे संसार में फैल चुकी है और जिसका वर्षों तक अभी कोई पता नहीं है कि इसका वायरस का समाधान क्या होगा। और अब जो वेरिएंट वाली पोजीशन है इसमें, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, चैलेंजेस है क्योंकि वायरस का कोई ये कहा जाए कि अभी कोई दवाई जो आई है, वैक्सीनेशन सबको मुहैया नहीं हो रही, थर्ड वेव की बात हो रही है। देखिए चैलेंजेस है सरकार के सामने, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और थर्ड वेव से निपटना। आपको क्या लगता है कि इस चैलेंजेस को सरकार को कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे निपट पाएंगी सरकार, ताकि लोगों की जानें भी बचाई जाए और इन्फेक्शन जो है उसको कहीं ना कहीं, अगर प्रदेश में जैसे आपने कहा कि इन्फेक्शन अभी भी जो है जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं और जो रेट है अभी भी मृत्यु दर जो है वो मृत्यु कम नहीं हुई है। अगर राज्य की बात करें, राज्य छोटा सा राज्य और मृत्यु इतनी ज्यादा है। दिनेश जी, ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और ये जो 2 साथी थे हमारे, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने अपने ढंग से किया है। और मुझे उसी पॉइंट पे आना है, जैसे शशिकांत ने कहा है कि हमारे पास प्लान क्या है। प्लान जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट प्लान ला सकती है, लेकिन उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रशासन का काम है। लेकिन उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का सहयोग, लोगों की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो
अफेक्टेड सेक्शंस हैं, व्यापारी है, होटलियर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो रोज डेली कुछ न कुछ कमाने वाले हैं, उनको भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करना है। अभी इस वेरिएंट की जो बात होती रही है, जो हम सुनते हैं डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट्स को, इस वेरिएंट का अभी कोई पता नहीं है किस तरह से म्यूटेट करेगा अपने आप को। उसके लिए वैक्सीनेशन एक सोल्यूशन है, लेकिन वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रही है, जैसे दीपक जी ने कहा है, स्लो है। हमारे पास जो हमने 18 से 44 साल का शुरू किया है, उसमें भी हमने स्टैगर इसलिए किया है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी डोजेज मंगवाई थी उतनी डोजेज नहीं आई हैं, उसमें टाइम लगेगा। दूसरी जो सेक्शंस की हैं उसमें भी स्लो है। हालांकि कुछ एरियाज में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मैं लाहौल स्पीति का स्टडी कर रहा था। स्पीति के एक गांव में, कॉमिक गांव, जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है मोटरेबल, वहां 100% हो चुकी है। मुझे लगता है कि उसी तरह से, उसी कंपेन मोड में हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। उसी कंपेन मोड में हमें जो अफेक्टेड सेक्शंस हैं उनको देखना पड़ेगा। उसी कंपेन मोड में हमें जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करना है। अब होगा क्या कि अगर अनलॉक एकदम कर दिया गया तो लोगों में लापरवाही का नजर आना शुरू हो जाएगा, और ये बीमारी ऐसी है कि मैन टू मैन का इसका फैलने का असर रहता है। तो हमें उस चीज को भी कंट्रोल करना है। एकदम लॉकडाउन खोलने से प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें फेस मैनर में जाना चाहिए, और उसके साथ साथ रिलीफ की जो बात कर रहे हैं, रिलीफ भी वर्कआउट करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्टेज पे गवर्नमेंट के पास एक्सरसाइज चल रही है। जैसे पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद अर्बन जो पुअर है उनके लिए काफी स्कीम्स आई हैं। मनरेगा की लाइन पे अर्बन एरियाज में भी कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं, बट हमें उनको रीओरिएंट करना पड़ेगा। इस समय जो इफेक्ट है सेकंड वेव का पहली वेव से बहुत ज्यादा, बहुत गंभीर है। जी डॉक्टर शशिकांत, आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है? और दूसरा, जो दीपक जी ने कहा कि जरूरत है उन लोगों को, चाहे वो मजदूर हो, पोर्टर्स हो, उनको, क्योंकि रोजमर्रा की जिनकी कमाई बंद हो चुकी है, उनको सरकार को देखना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में देख रही है, सोच रही है, कर रही है? बिल्कुल 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 दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि अभी इस बीमारी के साथ रहने की आदत डालते हुए हमें सारी प्रोग्राम और प्लानिंग अपनी करनी चाहिए। और जो बात दीपक जी ने भी कही, उमेश जी ने भी कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक बहुत जरूरी है कि एक पैकेज अगर सबको फाइनेंशियल हेल्प अगर नहीं भी दे सकते हम लोग, क्योंकि सबको पैसा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कल की बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे 2 परिवार 3 परिवार ऐसे थे जो मेहनत मजदूरी करके खाना खाते थे, उनके घर में राशन नहीं था। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चलिए, कि एक हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उनके घर में राशन भिजवाया। रात को उनकी मेरे साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि वो परिवार मेरे संपर्क में आया तो मुझे पता चला कि उनके घर पे खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने 1 महीने का राशन उनके घर भरा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो बहुत बड़ा असर सीधा आपकी रोजी रोटी पे पड़ता है। अब ये तो वो वर्ग है जो बिल्कुल निचले स्तर पे जीवन यापन कर रहा है। दूसरा वर्ग जो है वो है जो कि देखने में संभ्रांत लगता है, आपको पैसे वाला लगता है, होटल बड़े बड़े जिन्होंने बना रखे हैं, और वो एक वहां से लोन पर लेकर उन्होंने होटलों को चला रखा है। और जब बैंक्स में उनको, आज भी मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि अभी भी बैंक की तरफ से कोई रियायत किसी को नहीं मिली है, पिछले साल के पैकेज में भी अभी तक नहीं मिली है। और वो पिछले साल के जो पैकेज है वो अभी सरकार को इम्प्लीमेंट करने हैं, उसकी तरफ सरकार कर रही है, काम भी कर रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो एनपीए कर रही है अभी तक प्रोजेक्ट्स को। और बिजली के बिल, जैसा अभी उमेश जी ने कहा कि वो बिजली के बिल बिल्कुल माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो माफ नहीं होंगे वो लोगों को बर्डन उसका पड़ेगा। यहाँ तक कि वो कमर्शियल बिल ही दिए जा रहे हैं अभी भी, और सरकार मान रही है कि हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन जो अफसरशाही है कहीं ना कहीं वो उस निर्णय को लागू करने में, अभी तक पिछले साल के कमर्शियल बिल लोगों को, होटल वालों को दिए गए, गार्बेज के बिल, जबकि वो होटल सरकारी आदेशों से बंद थे। मनाली के जितने होटल है उन सब, पूरी एसोसिएशन ने मिलकर सरकार से कहा है कि जब होटल लॉकडाउन के तहत बंद थे तो कूड़ा उठाने का बिल उन्हें क्यों दिया जा रहा है, और कमर्शियलाइजेशन के मीटर के कमर्शियल बिल क्यों दिए जा रहे हैं जब वो लॉकडाउन में होटल बंद थे, तो वो डोमेस्टिक चार्जेज उनसे लिए जाए जो कि उससे कम रेट पे मिलते हैं। लेकिन अभी तक वो फील्ड में जो है वो चीजें अभी तक नहीं उतर पाई है। उसका असर क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एनपीए हो रहे हैं, बैंक्स वाले फोन कर करके दबाव बना रहे हैं कि आप अपने पैसे जमा कराइए, कमाई का सोर्स उनके पास है नहीं,
ये होटल की हालत ही नहीं, ये टैक्सी वालों की भी हालत है। टैक्सी वालों को अगर आप बात करें, शिमला में अगर आप लिफ्ट के पास जाएं, आपको असलियत पता चलेगी। जो टैक्सी चल नहीं रही उसकी बैंक की किस्त उसके सिर पे खड़ी है और वो विद इंटरेस्ट खड़ी है। तो जो सरकार ने अनाउंस कर रखा है पैकेज, सरकार ने बड़ी अच्छी मंशा से एक पैकेज अनाउंस किया था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पैकेज है और वो बहुत ही अच्छा है। अगर वो सभी तक उसका लाभ मिले तो मुझे लगता है बहुत सारी रियायतें मिलेंगी और रियायतें देने की जरूरत है। तो दिशा में मुझे लगता है कि सरकार को अब आगे एक तो गरीब लोगों का सबसे पहले गरीब लोगों को देखा जाए। पहले भी पैकेजेस का ऐलान किया था लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक, जैसा डॉक्टर शशिकांत ने कहा, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है आगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें व्यवहारिक रूप में सोचने की आवश्यकता है। मैं श्रीकांत जी से 100% सहमत हूँ। जो यहाँ पे पीड़ित वर्ग है, उस पीड़ित वर्ग को आवश्यकता किस बात की है? जैसे होटलियर्स की बात की, उनको आवश्यकता किस बात की है? अगर आम आदमी की बात करें तो मध्यम वर्ग को किस बात की जरूरत है? उनको आपने इस समय में, देखिए इस संवेदनशील समय में, इसे हमारे सत्तारूढ़ दल के साथी भी अन्यथा ना लें और आप भी इसे जो है वो विपक्ष की राजनीति ना कहें, लेकिन आप बताइए कि आज जो राशन है, सस्ता राशन जो मिलता है, वो मध्यम वर्ग के राशन में कटौती हो गई है और जो राशन मिल रहा है उसमें तेल भी 60-70 रुपए, कड़वा तेल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं। अरे भाई, इस वक्त में तो आप विशेष सहायता के रूप में उसको कम कीजिए ना। ऐसे ही दूसरे वर्ग हैं, आप छोटे व्यापारी को देखिए जो सुबह सामान बेचकर शाम को कमाता है, जो सब्जी की रेडी लगाता है, उसका जो जिसका उसको जरूरत किस बात की है? आप मजदूरों के खातों में अगर 1 महीने 2 महीने के लिए जो भी उचित समझें वो पैसे डाल देंगे तो कम से कम वो राशन तो अपना खरीद सकेंगे। ऐसे सभी वर्गों के लिए उचित क्या है वो व्यवहारिक रूप में नहीं सोचा जा रहा है। जिस 20 लाख करोड़ की उमेश जी से इसका जवाब लेते हैं। उमेश जी, पैकेजेस का ऐलान पहले भी हुआ लेकिन सरकार जो है उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई, वो पैकेजेस ऐलान तक ही रह गए और व्यवहारिक, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि व्यवहारिक होने की जरूरत है सरकार को। इसीलिए एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा दिनेश जी, क्या उमेश जी इस बार अलग क्या होने वाला है? पिछली बार भी स्टेप वाइज ही अनलॉक के फेज में हम गए थे, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, आंकड़े कहां तक पहुंच गए, वो हमने देखा था। तो इस बार अगर आप अनलॉक की स्थिति में हम जाते हैं तो फिर अलग क्या होने वाला है? क्योंकि वैक्सीनेशन पर उस तरह से निर्भरता होनी चाहिए थी लेकिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया। अनलॉक की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या पाबंदियां उस तरीके से नहीं हटाई जाती हैं तो क्या यह अर्थव्यवस्था हमारी अफोर्ड कर पाएगी, हमारा व्यापारी वर्ग अफोर्ड कर पाएगा फिलहाल इस स्थिति में? देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि 20 लाख करोड़ की जो घोषणा है वो फर्स्ट फेज में, जब पहली वेव जो है वो कोरोना की आई, उस दौरान केंद्र सरकार ने किया और जिसका हिस्सा हिमाचल प्रदेश को भी मिला। और कोविड लोन जो छोटे व्यापारियों के या मध्यम उद्योगों के लिए जो आवश्यक लोन्स थे, वैसे लोन जो है वो बैंकों ने भी उपलब्ध करवाए। दूसरी बात, किसानों के खाते में अभी 9 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपया पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने डाला है। इसके साथ साथ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके राशन का जो रेट्स है वो नहीं बढ़े हैं। अबव पॉवर्टी लाइन जो है उनके बड़े हैं, लेकिन वो भी स्पष्टीकरण जो है वो खाद्य आपूर्ति जो मंत्री हैं उनकी तरफ से आया है कि रिफाइंड ऑयल उपलब्ध ना होने के कारण जो महंगा तेल है वो लोगों को लेना पड़ा, लेकिन अगले महीने से वो फिर से उस दिशा में चले जाएंगे, वो रेट कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने तरफ से सारे एफर्ट्स कर रही है, सब उद्योगों को और सब वर्ग को बचाने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। चाहे वो 2 महीने का राशन इस बार हो, चाहे वो 6 महीने का राशन पिछली बार निःशुल्क दिया गया हो, ऐसे सारे एफर्ट्स जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन मैंने ये कहा कि ये महामारी इतनी बड़ी है और जिसके कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति देश में बनती है, प्रदेशों में बनती है,
तो स्वाभाविक रूप से व्यापारी वर्ग हो या सब वर्ग है वो इफेक्ट होते हैं। ऐसे समय में सरकार के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हम फिर से इस अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएंगे और सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है, आगे भी करेगी। आखिरी के डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आपसे हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। क्या अनलॉक की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए, हिमाचल सरकार? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर इन्फेक्शन रेट अगले एक हफ्ते में कम होता है, जो लोगों की मृत्यु हो रही है वो अगर मृत्यु दर कम होती है तो जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन फेज मैनर में बढ़ना चाहिए। जी डॉक्टर शशिकांत जी, मुझे लगता है दिनेश जी कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास, हमें अनलॉक की तरफ ही जाना होगा, 100% जाना होगा। और जैसा उमेश जी ने कहा, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अब ये मुझे लगता है एनजीओ को, सोसाइटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो कि इसमें काम करेंगे, तभी सरकार इसमें सफल होगी। अगर लोग अपने आप को कहे कि सरकार के सिर पे सारी जिम्मेदारी डालेंगे तो वो नहीं होगा। जहां तक अवेयरनेस का काम है वो लोगों को करना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना होगा। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिसको खाना नहीं मिल रहा है तो आप उसको खाना खिला सकते हैं तो खिलाना पड़ेगा, और अगर आप किसी को काम दे सकते हैं ऐसे मौके पे उसके काम देना पड़ेगा। तो सरकार के ऊपर निर्भर रह के, क्योंकि सरकार भी एक, आप ध्यान दीजिए, उसकी भी इनकम कम हुई है, टैक्स कम हुए हैं। अगर होटल बंद हुए हैं तो सरकार को भी टैक्स के रूप में कम पैसा मिला है। तो सरकार पे निर्भरता बिल्कुल मुश्किल है और मुझे लगता है सरकारों के पास पैसा नहीं है। सरकार पे निर्भर हमें रहना ही नहीं चाहिए, इसीलिए शायद वो पिछले पैकेज में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, जो कि सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो एक शशिकांत जी की बात 1 मिनट के लिए, शशिकांत जी आपकी बात रोक रहा हूं मैं। जो आपने कहा वो वास्तव में है, और जिस तरह से 3 घंटे की इस सारी जो अनलॉक है 3 घंटे का, उसमें जो हार्डवेयर की दुकानें खोलने का जो सरकार का निर्णय है वो इसीलिए है कि जगह जगह जो छोटे छोटे काम चल रहे हैं वहां जो मजदूरी करने वाला वर्ग है उसको नौकरी, उसको वहां काम मिल जाए, शाम को वो 400-500 रुपया कमा ले, इसके पीछे वही हेतु है। तो उससे उनका कम से कम सर्वाइवल बना रहे, ये भी उसके लिए उसका कारण है। जी दीपक जी, मैं आपसे सवाल बदल रहा हूँ। सवाल मेरा ये सवाल है कि क्या वेव 3 अगर आता है तो क्या सरकार तैयार है, हिमाचल सरकार तैयार है? संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, अभी तक के हिसाब से ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत से जो हैं वो इंतजामात करने की आवश्यकता है। वेव 3 में जिस तरह से बच्चों के ऊपर इसके अटैक आने की बात कही गई है, उसमें जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनमें बहुत कम है हमारे हिमाचल प्रदेश में। चाहे नर्सिस की बात है, वो भी स्पेशल किस्म की नर्सिस उसके लिए होती हैं, हमारे वो भी कमी है। हमारे वेंटिलेटर और सभी सुविधाएं जो इनके लिए बाल योग के लिए होती हैं वो कम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसकी ओर जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर इसके बारे में अभी से सोचे। जिस तरह से अभी सरकार ने कह रही है कि हमने इतने वेंटिलेटर बढ़ा दिए, हमने हॉस्पिटल बना दिए, हमने बेड बढ़ा दिए, हमने ऑक्सीजन लगा दी, ये सब काम अभी 1 साल पहले का था। अगली वेव आने से पहले, दूसरी वेव से पहले ये सब काम हो जाते तो हम मानते। ये तो आग लगने पे कुआं खोदने के समान बात हो रही थी। लेकिन खैर, अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो है सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ और गंभीरता के साथ इस बारे में पहले प्लान बनाएगी और उसको लागू करेगी, ये हम कहना चाहते हैं। जी उमेश जी, बहुत कुछ किया जाना बाकी है अगर थर्ड वेव आती है उसकी तैयारी के लिए। देखिए दीपक जी की बात नहीं कहना चाहता, वो लीडर हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अगर पिछले 60 वर्षों में ध्यान दिया गया होता तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। लेकिन इस सरकार ने 1500 से 5,500 कर दिया है, 50 वेंटिलेटर से 700 वेंटिलेटर कर दिए हैं, 2 टेकओवर हॉस्पिटल इस प्रदेश में बन गए हैं। सरकार पूरी तरह से सजग है। आप बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप बार बार सरकार के ऊपर हमला करते हैं, आप सहयोग की बात नहीं करते हैं कभी। आपको सहयोग की बात करनी चाहिए। आपके जो बड़े तो सरकार को अप्रिशिएट करते हैं दीपक जी, वो वीरभद्र सिंह जी ने कई बार सरकार को अप्रिशिएट किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ सरकार काम करेंगे, सरकार ऐसा काम करेंगे। थर्ड वेव जैसी
थर्ड वेव जैसी कोई बात जो है वो मीडिया ठीक है। भी नकार रहा है, लेकिन अगर थर्ड वेव जैसी कोई बात होती है तो सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार के इंतजाम पूरी तरह से तैयार है और सरकार जो है वो इस पूरे विषय को गंभीरता से देख रही है। चलिए बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका, दीपक जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दिनेश जी आप भी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ अश्विनी जी, शशिकांत जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अनलॉक की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत भी दिए हैं, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि फिलहाल पॉजिटिविटी रेट के साथ साथ जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी कि मृतकों का जो आंकड़ा डेली सामने आ रहा है उसमें कितनी गिरावट देखी जाती है, और इसी आधार पर आने वाले वक्त में फेज वाइज अनलॉक पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।